नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज बिल्कुल एक नए चुनावी मुद्दे के साथ। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि जिस तरीके से भारत की जो राजनीति है और जिस तरह से इसका स्वरूप बदल रहा है, आज अच्छे लोगों की राजनीति में कमी महसूस हो रही है। जब कई लोगों से हम बातचीत करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जो आज के राजनेता हैं वो भ्रष्टता की सारी सीमा लांघ चुके हैं और अच्छे लोगों की इसमें कमी है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार हैं, उनको आगे आने की जरूरत है। और तब हमें लगता है कि शायद भारत का जो लोकतंत्र है उसे हम बचा सकते हैं। और आज इसी मुद्दे पे हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बड़रिया विधानसभा के एक डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन अब इनकी तारीफ हम बाद में करेंगे, इसलिए कि ये यहाँ पे जनता हॉस्पिटल चलाते हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। और इस बार उन्होंने सोचा है कि वो राजनीति में जिस तरह से आम जीवन में वो जनता की सेवा करते आ रहे हैं, अब इस बार उन्होंने सोचा है कि वो पूरी तरह से एक राजनेता की तरह वो जनता की सेवा के लिए आगे आए हुए हैं। देखना है, अब इसी मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे कि सर आपका स्वागत है हमारे एटीएन लाइव के कार्यक्रम में। और एक सबसे पहला हमारा सवाल होगा कि आप पेशे से डॉक्टर हैं और क्या सोचा कि आखिर क्या सोच करके राजनीति में आना चाहते हैं? नमस्कार, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे यहाँ, और आप सबको धन्यवाद। मैं आपका कहना सही है कि मैं लगभग 13 वर्षों से यहाँ पे जनता का सेवा डॉक्टरी के थ्रू, मेडिकल डिपार्टमेंट के थ्रू करते आ रहा हूँ। 15 सालों से जो भी मैंने सेवा दिया उसको जनता भली भांति जानती है, वो मुझे पहचानती है, मेरे बिहेवियर को पहचानती है, मेरे हर एक अदा को जानती है कि डॉक्टर साहब किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं। एक बात होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको हमेशा आगे की ओर बढ़ते चले जाने की सोच होती है, बढ़ते हैं वो। जब कुछ करने वाला व्यक्ति होता है तो वो करते ही रहना चाहता है, वो सोता नहीं है, ना सोना चाहता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले इंजीनियरिंग की तैयारी की, अब होता ही इंजीनियरिंग में, लेकिन हम एक बार बीमार पड़ गए। बीमार पड़ जाने के कारण हम सोचे कि नहीं, हमको डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि हर एक फैमिली में एक डॉक्टर की ज़रूरत है। यहाँ बहुत ज़्यादा चीटिंग होता है, इसीलिए तो मैंने वो छोड़ करके डॉक्टरी की सोच रखी, डॉक्टरी का तैयारी किया, कंपटीशन में हुआ, डॉक्टर भी बने। आज डॉक्टरी में कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आज हमारे अंदर ये सोच आई, जैसे कि आपने कहा कि अच्छे लोगों की ज़रूरत है समाज के सेवा में, समाज को इम्प्रूव करने के लिए। हम तो ये नहीं कहेंगे भ्रष्टता सिर्फ पॉलिटिशियंस में है, भ्रष्टता समाज के कोने कोने में और कोर कोर में घुस चुका है। तो हम सोचते हैं कि हम कुछ अच्छे होकर के समाज का विकास करें, उत्थान करें, और हर एक चीज़ करने का एक दायरा है। जैसे आपके पास है, आप भी एक दायरे में काम करते हैं, आप इस दायरे को पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में फैलाने को चाहेंगे तो कुछ और करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से मैं यहाँ समाज का सेवा करता हूँ, पब्लिक के बीच में डायरेक्ट रहता हूँ। तो डॉक्टरी का मेरा एक मैंने दायरा है सेवा करने के, मैं कितना दूर तक जाकर सेवा कर सकता हूँ। इस दायरे को मैंने बढ़ाना चाहा कि हम अपने औकात से, अपने कुव्वत से जो पब्लिक का सेवा किए, जनता के बीच में गए, जनता का सेवा किए, जनता से जो मुझे प्यार मिला, मोहब्बत मिला, वो मोहब्बत और प्यार हमको और प्रेरित किया और हमको ये एक्सेलरेट किया कि नहीं, ईमानदारी पूर्वक और सच्चाई पूर्वक आकर के जनता के बीच में काम करना चाहिए। इसका दायरा बढ़ेगा तो हम और ज़्यादा काम करेंगे। तो दायरा, हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि सेवा का कोई दायरा नहीं होता है, वो असीमित है। आप जहाँ तक जा कर के जनता की सेवा करना चाहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आज जिस तरीके की राजनीति हो रही है, जिस तरह के छल कपट हर चीज़ आजमा करके लोग किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और उन सबके बीच में एक डॉक्टर
जो आज तक कहीं राजनीति में नहीं था, वो अगर सोच रहा है कि हम राजनीति में आकर के जनता, ये एक बहुत बड़ी बात है। आपने क्या सोचा है कि इन लोगों के बीच में आकर के ये लोग आपको बर्दाश्त करेंगे? आप जो ये बात कहते हैं कि छल कपट करप्शन राजनीति में है, तो मैं इसी बात को तो पहले आपसे कहा कि छल कपट करप्शन सिर्फ राजनीति में नहीं है, ये हमारे समाज के कोर कोर में, कोने कोने में, हर एक जगह घुसा हुआ है। छल कपट राजनीति में सिर्फ नहीं है, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में भी बहुत से डॉक्टर हैं जो बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं, जो आपको आए दिन समाज में देखने को मिलता है। तो मैं अपने पर भरोसा रखता हूं, अपने पे विश्वास रखता हूं। हर एक इंसान की अपनी व्यक्तित्व होती है। बहुत से लोग मरते रहते हैं, लेकिन इंसान की व्यक्तित्व उसको जिंदा रखती है, उसको मरने देती है। तो मैंने इस राजनीति के पैरेलल चलने वाला एक जो माने रास्ता है, एक जो सिस्टम चल रहा है, वो मेडिकल सिस्टम है, और उसी के पैरेलल में इसलिए कह रहा हूँ कि जितना करप्शन उधर है, अगर आप जनता से बात करेंगे तो जनता ये कहेगी कि उतना ही करप्शन इधर भी है। इधर भी लोग लूटता है, नाजायज पैसा ले लेना, नाजायज तरीके से लोगों को फंसाना, नाजायज इन्वेस्टिगेशंस कराना, ये सारी बातें हैं। क्या सोचा है डॉक्टर साहब कि आपको अगर ये सारी चीजें हमारे डिपार्टमेंट में है, और इस डिपार्टमेंट में रह करके मैंने 15 सालों से लोगों के बीच में जो प्रूफ दिया, जो साबूत दिया कि मैं क्या हूँ, ये मेरा व्यक्तित्व है ना, इस डिपार्टमेंट में ये मेरा व्यक्तित्व, मैंने अपना व्यक्तित्व लोगों के बीच में दे चुका है। तो मुझे अपने आप पे ये भरोसा है, कॉन्फिडेंस है एकदम, ये मैं पूरी तरह से अपने दिलो दिमाग में बैठा चुका हूं कि जिस तरह से मैंने डॉक्टरी के थ्रू जनता के बीच में अपना अस्तित्व व्यक्तित्व को रखा, ठीक उसी तरह से उस आग में भी जाकर के मैं अपना व्यक्तित्व और अस्तित्व को रखूंगा। और शायद यही मेरी सोच है कि क्या पॉलिटिक्स में भी ईमानदारी हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि राजनीति में आप आना चाहते हैं, कौन सा क्षेत्र आपने, ये हालांकि बड़रिया में हम लोग बैठे हुए हैं, कौन सा क्षेत्र चुना है, कहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा है? हर एक आदमी तो अपने ही दायरा में चलता है। मैं जब बड़हरिया विधानसभा में हूँ तो मेरी पहचान बड़हरिया विधानसभा से है, जनता मुझे बड़हरिया में जानती है। तो जो मुझे जानेगा वही मुझे, जो जिस चीज़ को जानता पता है उसी को खरीदता है। जनता मुझे जानती है, मुझे खरीदेगी। हम दूसरे जगह जाकर के कैसे अपनी खरीद बिक्री करेंगे? तो हमारा अस्तित्व, हमारी अच्छाई, हमारी बुराई यहाँ के जनता के बीच में है, तो मैं बड़हरिया विधानसभा से ही न लड़ने की बात करूंगा। आपके सामने, अगर आप चुनाव में आइएगा तो आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति मैदान में होगा आपके विपक्ष में, जिसे श्याम बहादुर सिंह कहते हैं। और श्याम बहादुर सिंह वो व्यक्ति हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं, काफ़ी लोग उन्हें जानते हैं, काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। हमेशा आप भी वो जिस बात के लिए वो जाने जाते हैं, आप भी अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। और मुख्यमंत्री के बहुत करीबी, बहुत चहेते हैं। मुख्यमंत्री ने उनको सर श्याम बहादुर की उपाधि दी है। ऐसे लोगों से किस तरह से लड़िएगा? देखिए, ये जब आज मैं 45 ईयर्स का हो गया हूँ, तो जब इंसान जीवन का रनिंग शुरू करता है और जब से उसको मैच्योरिटी होती है, तब से इस तरह की समस्याओं को जूझते चला जाता है। ये दुनिया का दस्तूर है, इसी दस्तूर में सबको जीना है। तो मैं अपने जीवन में हर एक चैलेंज को देखते आया, हर एक कंपटीशन को देखते आया, और मैं ये समझ रहा हूँ अच्छी तरह से कि जीवन को जीने में कितनी कंपटीशंस है। लेकिन हर एक कंपटीशन में सभी जगहों पे उसी की विजय होती है जो क्या करना है और क्या पाना है, यही दो जगह अपने आप को केंद्रित करता है। मुझे क्या करना है, क्या पाना है, जो पाना है उसके अनुसार करना है। तो मैं अपने आप को उसी के अनुसार केंद्रित किया हूँ। मैं अपने व्यक्तित्व पे भरोसा रखता हूँ कि मेरी क्या बिहेवियर है, मैं क्या करता हूँ, पब्लिक मुझे कैसे चाहती है। ये चेन बना हुआ है। ये आज का कमाल नहीं कि मैं आज चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, ये मेरे 15 साल के जीवन का कमाल है। सर, हमने श्याम बहादुर सिंह के बारे में कहा कि श्याम बहादुर सिंह अपने क्वालिटी और व्यक्तित्व को लेकर के है, ये उनकी व्यक्तित्व है। वो आज मौजूदा हमारे विधायक महोदय हैं, तो ये उनकी व्यक्तित्व है। मैं आज एक डॉक्टर हूँ, जनता के बीच में नया एक प्रतिनिधि हूँ, तो वो मेरी व्यक्तित्व है। हर एक आदमी को अपने व्यक्तित्व पे भरोसा होता है। अब उसकी व्यक्तित्व चाहे छल कपट की हो या ऑनेस्टी की हो,
लेकिन हमारी भी व्यक्तित्व है। मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मेरी व्यक्तित्व समाज में एक ईमानदार और एक इंसान के रूप में है। एक मानवीय जो सच्चाइयाँ हैं उसको मैंने दिया है समाज में, और मुझे अपने मानवता पे बहुत भरोसा है। श्याम बहादुर सिंह जो विधायक हैं यहाँ के, वो कहते हैं कि हमारे इलाके में आइए और देखिए कि किस तरह से विकास की गंगा बहती है। कई काम अभी तो धड़ाधड़ वो शिलान्यास भी कर रहे हैं। तो अब ये हम अशरफ अली से जो प्रत्याशी होने वाले हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि वाकई विकास की गंगा बड़हरिया में बही है या सिर्फ हवा में ये बह रही है। ये सारी बातें यहाँ की जनता जान रही है और हम भी जान रहे हैं। भली भांति हमारे विधायक महोदय भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। लेकिन जो आपने सबसे पहला शुरुआत किया था कि इस राजनीति में वो छल कपट झूठ साँच, तो वही है। अरे हमारे विधायक महोदय कैसे कहेंगे कि नहीं विकास नहीं हुआ है, क्योंकि वो राजनीति में है, वो आज के मौजूदा विधायक हैं, उनकी सरकार है, तो वो तो इस बात को कहेंगे ही। लेकिन उसको भी मानने वाला और सुनने वाला आप और हम थोड़े हैं, जनता है। जनता सब सुनती है, जनता सब जानती है, और जनता समय आने पर हर एक चीज का सही सही जवाब देती है। डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारा और होगा कि आज जिस तरह से हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, सब कुछ, अब पहले गांव तक वो चीज़ सीमित, गांव में वो चीज़ नहीं था। गांव के लोग के हाथों में एंड्रॉयड सेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, वो नहीं समझ पाते थे कि आज देश में क्या चल रहा है, बिहार में क्या चल रहा है। लेकिन आज उनको सब कुछ दिखाई देता है। इस परिस्थिति में जिस तरह से राजनीति झूठ के एक आडंबर पे खड़ी है और झूठ सच का कारोबार वहां पे चलता है कि हमने ये किया, विकास की गंगा बहा दी, क्या इस झूठ के बदौलत जनता को बरगलाया जा सकता है या फिर आपको जमीन पे आना होगा? ये बिल्कुल सही बात आपने कहा। पहले का ज़माना था, झूठ के बदौलत बरगला दिया जाता था, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ पे जो है यहाँ तक नहीं आती थी। मीडिया में आपका प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया था, बड़े बड़े मीडिया वाले थे जो एक सेंटर से चलते हैं। लेकिन आज मीडिया में सबसे ज़्यादा दम रखने वाला आपका सोशल मीडिया है, और मीडिया को जनता को हर एक सच्चाइयों से अवगत कराने वाला सोशल मीडिया है। उसका दोनों पक्ष आता है सामने, अच्छा भी आता है, बुरा भी है, वो भी दिखाई देता है, लेकिन दिखाई देता है सच्चाइयों को सामने लाने में। जहाँ तक मेरा, जहाँ तक हम क्या देख रहे हैं, जहाँ हमें भरोसा है, सच्चाइयों को सामने लाता है सोशल मीडिया। नहीं, जो आर्टिफिशियल बना के भेजा जाता है वो जनता समझ आती है, वो समझ आती है, समझ गए ना, ये नेचुरल बात। यही तो सच्चाई है डिजिटल मीडिया की। डिजिटल मीडिया की यही सच्चाई है कि जनता के सामने वो जो लेकर के जा रहा है, सोशल मीडिया जनता के सामने जो लेकर के जा रहा है, जनता अगर देख रही है तो कह रही है फेक न्यूज है, तो ये आर्टिफिशियल फोटो है, तो ये बना करके और समझा बुझा करके लिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है जनता के सामने आ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जो बड़ी बड़ी मीडियाज़ हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, प्रिंट मीडिया, वो बिक जाती हैं सरकार से, और वो सरकार की बहुत सारी चीज़ों को छुपाती है, गलत गलत तरीके से एक्सप्रेस करती है समाचारों को और खबरों को। लेकिन आपका ये सोशल मीडिया उसका पर्दाफाश करता है। आज के ज़माने में, आज के डेट में इसका नकेल, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का और प्रिंट मीडिया का नकेल कसने वाला अगर कोई है तो सोशल मीडिया है। तो जब उस झूठे को पकड़ने वाला सोशल मीडिया है, तो जनता को सच्चाई देने वाला सोशल मीडिया क्यों नहीं हर एक सच्चाई को सामने लाएगा? और आज के डेट में जनता हर एक चीज़ जान रही है, सच सच जान रही है, और सबका सच सच जवाब देगी। अब जनता को बरगलाया नहीं जा सकता है। जिस दिन चुनाव होगा तो अब आप देखिएगा कि जनता एक एक चीज़ का जवाब सही सही तरीके से सरकार को देगी। डॉक्टर साहब, आप पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोगों से जब बातचीत किया जाता है तो बहुत से बातें दिमाग में आती हैं। पिछले बार आपने देखा कि 2015 में जो चुनाव हुआ था, उस समय जदयू और आरजेडी एक साथ थे, बीजेपी विपक्ष में थी, और जब चुनाव हुआ तो सरकार, जो जनता का मैंडेट था वो आरजेडी और जदयू को मिला था। लेकिन चंद कुछ सालों के बाद नीतीश जी ने पाला बदल दिया और वो चले गए बीजेपी के साथ, जबकि जनता ने इस तरह का मैंडेट नहीं दिया था। सरकार 2.5 साल से 3 साल से वो चला रहे हैं, उस बदौलत चला रहे हैं जिससे जनता ने मैंडेट नहीं दिया था। इस तरह की राजनीति क्या बंद होनी चाहिए कि अगर आप पाला बदलते हैं तो फिर आपको जनता की अदालत में जाकर के जनता से विश्वास लेना, ये इस तरह की राजनीति बंद होनी चाहिए? आप जो बात बोले वो बहुत अच्छी बात है
सारा बात हम लोग अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पहले डिजिटल इंडिया नहीं था, पहले की जनता डिजिटल नहीं थी, पहले की जनता थोड़ी सी बेवकूफ़ भी थी। आज की जनता 100% होशियार हो चुकी है। आज हर एक चीज़ आपके सोशल मीडिया के द्वारा जनता के सामने सही सही जा रहा है। ये लोग कुछ पल के लिए डाइवर्ट कर देते हैं। राजनीति एक ऐसी चीज़ होती है। दूसरी बात एक और है कि एक कहानी कही जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे वो सरकार में है, वो बड़े ओहदे पे हैं, वो जिधर चाहते हैं उधर उलट लेते हैं, सट लेते हैं, हट लेते हैं, ये उनकी मर्जी है। जनता यहाँ कड़बड़ा के रह जाती है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए तो ऐसे लोग जिसको जनता देख चुकी है, इस बार के चुनाव में बेनकाब होंगे। एकदम, ये हमारा कहना है और हमारा दावा है कि इस बार के चुनाव में वही जनता जिसको ताज पहनाई थी, वही जनता जिसको सिंहासन पे रखी थी, आज जनता उसे सिंहासन से उतार करके और जमीन पे बैठाएगी और ताज को अपने हाथ में लेकर के उसे उस सरताज को देगी जो उसके लायक होगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि अभी पूरी त्रासदी है पूरे देश में, और जिस तरह से लगभग 30 से 35 लाख लोग बिहार के जो बाहर रहते थे, दिल्ली रहते थे, मुंबई रहते थे, और वो सभी लोग आए हुए हैं, अपने घर पे आए हुए हैं, उनके रोजगार के सारे साधन बंद हो चुके हैं। 15 साल नीतीश जी रहे, एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। आज बिहार में सबसे बड़ा हमें लगता है कि इस चुनाव में मुद्दा बनेगा, वो है रोजगार और बेरोजगारी। आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा बनेगा? जो लोग हैं, जो जनता है, जब नेता उनके दरवाजे जाएंगे तो पूछेगी कि भाई हमारे रोजगार का क्या किया आपने? मेरे सोच का और मुझे नेता बनने का और हमारे जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमें रोजगार स्वरूपी किसी भी धंधे से मजबूत होना चाहिए। हमारा पॉलिटिक्स में आने का यही रूट है कि हमें इस तरह से मजबूत होना चाहिए कि हमको कहीं और जाने की जरूरत न पड़े। इसके बहुत से राज हैं। हर एक इंसान औलाद पैदा करता है बुढ़ापे की लाठी होने के लिए, लेकिन जब वो बुढ़ापे की ओर जाता है तो उसका संतान चला जाता है दूसरी तरफ, रोजगार के चक्कर में प्रवासी हो जाता है। तो इस तरह से हर एक सिस्टम डिस्टर्ब है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जैसे दुल्हन आती है तो दुल्हन के चेहरे से नकाब हटता है, उस नकाब को हटाने वाले लोग होते हैं। वक्त आता है तो चेहरे का नकाब हटता है, उसका मालिक होता है जो हटाता है। ठीक उसी तरह से इस राजनीति में जितने राजनीतिज्ञ अपने समय को बिता रहे थे, वो आज भी उसी खुशहाली से अपने समय को बिताते व्यतीत करते। लेकिन एवरीवेयर इज गॉड, एवरीथिंग इज डाउन बाय द गॉड। हर एक जगह ईश्वर है, खुदा के द्वारा सब कुछ की जाती है। तो खुदा के द्वारा इस माने समाज की विडंबना को, राजनीतिक विडंबना को, लोगों की माने आंखों के सामने के पर्दे को खुदा के द्वारा हटाया गया। कोरोना इसलिए नहीं आया आकि कोरोना एक बीमारी थी तो आ गई। कोरोना अपने हिंदुस्तान में, हमारे बिहार में इसलिए आया कि यहाँ पे जो नेता लोग, राजनेता लोग जनता के आंखों के सामने पर्दा लगा करके और अपने ऐश और आराम करते आ रहे थे, वो पर्दा हट गया। पहले की जनता इस बात को नहीं सोच रही थी। आज की जनता, एक एक जनता, जो पढ़ा है वो भी, जो नहीं पढ़ा है वो सबसे ज्यादा ये सोचने पर मजबूर हो गया कि हमको प्रवासी बनाया गया, इसका जिम्मेवार सरकार है। तो ये बातें अब क्यों नहीं होगी? ये तो पर्दा हटा दिया गया गॉड के द्वारा, पर्दा हट गया है। अब एक एक जनता इस बात को समझने लगी है कि हमें घर से जाने की जरूरत नहीं है, मेरा हक बनता है, मेरा राइट बनता है, मेरी सरकार हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करे, हमारे यहाँ रोजगार की व्यवस्थाएं लगाए और हम यहीं पर रोजगार करें, अपने माता पिता और बाल बच्चों के साथ यहीं काम करें। आजकल आप भी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देखते होंगे। आप इधर के कुछ दिनों से, 2-4 दिनों से देखा जा रहा है कि सरकार, बिहार सरकार जो है, नीतीश की सरकार है, वो एक ये दे रहा है कि भाई हमारे यहाँ अगर आप इंडस्ट्रीज लगाते हैं, बाहर से माल लाते हैं तो आपको 80% जो खर्चा है वो सरकार वहन करेगी। ये चुनाव के वक्त क्यों याद आ रहा है कि आपको, आप लुभावने इस तरह की बात कर रहे हैं? 15 साल क्यों नहीं ये सरकार ने किया? अगर 15 साल पहले से हुआ रहता तो आज 1-2 फैक्ट्री लग गई रहती, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल गया रहता। जो बड़ा होता है वो अपने आप को सुपर समझता है और कुछ लोग अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, आगे वाले को जानवर समझते हैं। बेवकूफ़ का मतलब जानवर ही होता है। आप देखते हैं ना, हिंदू धर्म में क्या है? जब जानवर को बलि चढ़ाया जाता है। इस्लाम धर्म में क्या है? जब कुर्बानी दी जाती है।
जानवर को। तो इस्लाम धर्म में भी है, जब जानवर को कुर्बानी दी जाती है तो पहले उसको खिला दिया जाता है, खा ले। और हिंदू धर्म में भी है, जब उसको बलि चढ़ाई जाती है तो उसको भोजन दे दिया जाता है, अच्छे अच्छे भोजन दिए जाते हैं। धर्म चाहे कोई भी हो, काम तो एक ही है कि उसकी जिंदगी का अंतिम दिन है, ठीक है। ठीक वैसे ही हम जानवर हैं, जनता जो है जानवर है। ये लोग यही समझ करके ये सब काम करते आ रहा है कि जब उसे बलि चढ़ाना हो, उसे वोट लेना हो तो उसको उसको सब कुछ खूब बढ़िया बढ़िया खिलाओ ना, अच्छा अच्छा चीज दो। खिलाया जा रहा है, इलेक्शन के दिन बलि चढ़ा दी जाएगी। अब तो जानवर है ना, लेकिन उसी जानवर को दिमाग देने के लिए, अकल देने के लिए ईश्वर ने ये चीज संदेश भेजा। ये ईश्वर का एक संदेश है। कोरोना आकर के सभी जनता को और सबको एक संदेश दिया कि ये ईश्वरीय संदेश है, तुम जान लो, तुम्हारा हक और राइट बनता है सरकार से लेने का कि तुम अपने यहाँ रोजगार अपने घर में ढूंढो और सरकार से मांगो, सरकार देगी। अब ये लुभावना बात नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक हम और सवाल आपसे पूछेंगे कि जिस तरीके से नीतीश सरकार ने शराबबंदी, ये भी मुद्दा बनने वाला है इस बार चुनाव में, शराबबंदी की बात कही और उसका नतीजा ये निकला कि बिहार के थाने घर घर में शराब होम डिलीवरी होने लगा, थानों से बिकने लगा, कई उसमें पुलिस के अधिकारी सस्पेंड भी हुए। ये मुद्दा बनेगा इस बार विधानसभा चुनाव में? अब मुद्दा कौन बनाएगा बताइए? आप बनाइएगा। हम कैसे मुद्दा बनाएंगे? हम अकेले न हैं, हम न पान खाते हैं, न बीड़ी पीते हैं, न सिगरेट पीते हैं, न दारू पीते हैं, न ताड़ी पीते हैं, न गांजा पीते हैं। हम कैसे अकेले मुद्दा बनाएंगे? सरकार आपको पता है ये बंदी अच्छी बात है, लेकिन क्या ये बंद है? अरे सरकार को पता है, सारी बातों को पता है, जनता को भी पता है। जो सरकार में है, जो मंत्री महोदय हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, जब वो लोग खुद दारू पीते हैं, जो सरकार में है, जो सब कुछ चल, जब वो खुद गांजा पीता है तो वो खुद का गंजेड़ी, खुद का दारू पीना, और वो उसके जो रक्षक हैं, उसके साथ जो सहयोगी हैं प्रशासन खुद जब दारू पीता है, दरोगा महोदय, इंस्पेक्टर महोदय जब खुद दारू पी करके गश्त में निकलते हैं, गश्त में जाते हैं तो जहाँ पर दारू मिलती है वहाँ अड्डा बनाते हैं, तो फिर कौन रोकेगा? कौन मुद्दा बनाएगा? आप बताइए ना, मुद्दा कौन बनाएगा? विपक्षी लोग भी यही काम करते हैं। पहले तो उसको अपने आप को सुधारना होगा ना। हम दारू नहीं बिकने देंगे तो हम सरकारी आदमी जो हैं, हम जो सरकार में हैं, जो मंत्री महोदय हैं, उसको दारू नहीं पीना होगा। जो सरकार चला रहे हैं उनको गांजा नहीं पीना होगा। जब वो गांजा पीना बंद कर देंगे, लेकिन आपके सर विधायक जो हैं वो तो हमेशा लड़खड़ाते रहते हैं। तो यही तो बात मैं कह रहा हूँ। क्या बात आप कर रहे हैं? सब सारी सच्चाइयां सामने है। मैं कौन सा मुद्दा लेकर जाऊंगा? कैसे मुद्दा लेकर जाऊंगा? जो महोदय वोट मांगने जाते हैं और वही कहते हैं कि हम शराब बंद करेंगे, वही लड़खड़ाते रहते हैं, तो कैसे बंद होगा? क्या मुद्दा की बात करेंगे आप? सच्चाई यही है कि किसी भी चीज को रोकने के लिए पहले गार्जियन को सख्त होना पड़ता है। आप बहुत से धर्म ग्रंथों में सुने होंगे कि जब किसी धर्म गुरु के पास जाकर के कहा जाता है कि ये मेरा शिकवा शिकायत है, अगर वो धर्म गुरु खुद गलत होते हैं तो कहते हैं कि एक काम कीजिए, आप 2 दिन के बाद आइए। पहले वो खुद को सुधारते हैं, तब कहते हैं कि हाँ ये काम नहीं करना होता है, तो उसका असर पड़ता है, वो चीज़ रुकता है। ये धर्म ग्रंथ से भी प्रूफ्ड है। तो आप सरकार चला रहे हैं, आप ही शराब बंद करते हैं और खुद शराब पी करके हिलते डुलते रहते हैं, और सरकार में रहने वाले, प्रशासन में रहने वाले सब लोग हिलते डुलते रहता है। कौन कहाँ मुद्दा लेकर के जाएगा? हम अकेले मुद्दा नहीं ले जा सकते। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल ये है हमारा कि डॉक्टर अशरफ अली जो राजद के प्रत्याशी मैंने ये कह रहे हैं आपकी, अब अशरफ अली चूंकि लंबी फहरिस्त है आपके दल में, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो अशरफ अली कहाँ है? क्या इस बार पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाएगी? पार्टी प्रत्याशी किसको बनाएगी, किसको नहीं बनाएगी, ये जो भी पार्टी के आला अधिकारी हैं, आला कमान है, वो इस अंडरस्टैंडिंग को अपने अंदर रखे हुए हैं। इसलिए कि इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक ये है कि हमें अगर चुनना है कि कौन सा आदमी इस काम के लायक है, तो वहाँ तो रन में लाना पड़ेगा अधिक लोगों को ना। कंपटीशन के लिए तो 10 आदमी को दौड़ाइएगा, तब ना उसमें से एक को छानिएगा। तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं। मान लीजिए कि टिकट का दावा करना सबकी स्वाधीनता है, टिकट की दावेदारी सब लोग कर रहे हैं। यही तो लोकतंत्र है भारत। हाँ, यही लोकतंत्र है हमारा। तो सब लोग दावा कस रहे हैं, लेकिन पार्टी के आला कमान जो हैं वो किसी एक को देंगे। वो किसको देंगे उनके विचार में है,
वो सबको यही बोले हैं, हमको भी बोले हैं कि आप जाइए क्षेत्र में काम कीजिए, जनता आपको कहाँ तक रखती है, किस जगह पे रखती है, आप उसके हिसाब से अपने इनाम को पाएंगे। तो मैं जनता में सबसे आगे हूँ, जनता में सबसे पहले हूँ, जनता मुझे सबसे आगे रखी है, सबसे पहले रखी है, जनता मुझे वोट देना चाहती है, जनता मुझे भविष्य का विधायक देखना चाहती है। तो मैं अपने आत्मविश्वास से कहता हूँ कि मैं जनता के बीच में सबसे नंबर 1 हूँ। तो अपने डॉक्टर साहब एक सवाल हमारा और होगा। ये कहा जाता है कि सिवान विधानसभा, जो 8 विधानसभा है सिवान में, इसके जो टिकट हैं वो लालू यादव के हाथ में नहीं होता है, या उनके पुत्र जो तेजस्वी यादव हैं उनके हाथ में नहीं होता है, राजद सुप्रीमो के हाथ में नहीं होता है। ये सिवान के जो पूर्व सुप्रीमो थे डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन, उनके इच्छा पे, उनके मर्जी पे होता है। क्या ये सही है? हमको तो लगता है कि सही यही होना चाहिए, सिर्फ सिवान जिला के नहीं, हर एक जिला के विषय में, क्योंकि पूरे बिहार में जितने जिले हैं सभी जिला के एक एक विधानसभा का सही आकलन, उचित आकलन, एक तेजस्वी जी, एक लालू प्रसाद जी, जितने लोग हैं जो कि स्टेट लेवल के पदाधिकारी हैं, उसके बस की बात नहीं है। वो समझ नहीं ये बात सही है। तो हर एक जिला के जो उसके अपने पदाधिकारी हैं, जैसे नहीं एक डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब भी नहीं है, यहाँ के मान लीजिए कि हेड में 3 आदमी हो जाएंगे ना। यहाँ के अध्यक्ष महोदय हैं श्री परमात्मा राम जी, यहाँ के मंत्री जी हैं श्री अवध बिहारी जी, लेकिन बिना पूर्व सांसद के इच्छा के कहीं एक कदम कोई नहीं उठाता है, ये हम लोग भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। ये आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये तो आपका सोच है और सबका सोच है, लेकिन मेरा ये सोच है कि एक परिवार का जो मुखिया होता है ना, वो पूरे परिवार से सलाह करता है, डिसीजन उसी का होता है लेकिन सलाह करता है। तो डिसीजन जब सलाह कर लिया तो सिर्फ उसका डिसीजन नहीं हुआ, ये तो हम मानेंगे कि परिवार के मुखिया का डिसीजन है। तो इस परिवार में सब लोग हैं, हमारे डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब भी हैं, हमारे मंत्री महोदय जी भी हैं, परमात्मा राम जी भी हैं, सब लोग इस परिवार में हैं। डिसीजन उनका होगा लेकिन सलाह सबसे ली जाती है। तो हमारा ये विश्वास है कि सबका सलाह रहता है और जनाब डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का डिसीजन होता है। और हम ये विश्वास करते हैं कि चूंकि वो यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन हैं, वो बहुत अच्छा पॉलिटिक्स में पकड़ रखते हैं, हर चीज को समझते हैं, हर एक चीज को जानते हैं, समझते हैं। तो उनके द्वारा अगर सिवान जिला के 8 विधानसभा का चयन किया जाता हो कि कौन सा प्रतिनिधि बेहतर होगा किस क्षेत्र के लिए, तो वो सर्वोपरि होगा, द बेस्ट होगा, बहुत ही सुंदर होगा। वो पार्टी के लिए भी होगा, तेजस्वी जी के लिए भी होगा, श्री लालू प्रसाद यादव जी के लिए भी होगा, सबके लिए होगा और बहुत ही अच्छा होगा। हमारी समझ इसमें बेहतर कहती है। चलिए, आपने देखा कि डॉक्टर अशरफ अली साहब से अभी हमारी बातचीत हो रही थी चुनावी मुद्दे को लेकर के। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक जाने माने चिकित्सक हैं, गरीब क्या नाम, जनता गरीब हॉस्पिटल जो गरीब लोगों के लिए बनाया है, और यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ भी देखी जा रही है। 15 सालों से डॉक्टर साहब इस इलाके के गरीबों की सेवा कर रहे हैं और पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उनको लगता है कि 15 साल जिस तरीके से उन्होंने जनता का सेवा किया है, जनता के बीच में वो रहे हुए हैं, जनता उनको सर आंखों पे बिठाएगी। अब जिस तरीके से उन्होंने अपनी वाक्पटुता के साथ, जिस तरह जब हमने जो सवाल उनसे किए, पढ़े लिखे लोगों के साथ जब बैठते हैं तो एकदम उनकी भाषा अलग तरह की होती है, और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल वाक्पटुता के साथ हमारे हर सवाल को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया, और ये भी बताया कि सिवान क्या हर जगह टिकट बंटवारे में वो सावधानियां होनी चाहिए, वो बारीकियां होनी चाहिए कि जिला के जो हेड हैं, जो उस दल के जो बड़े नेता हैं, उनके देख रेख में टिकट का बंटवारा होना चाहिए, ताकि वो पता चले कि हम टिकट किसको दे रहे हैं। अब देखना है, जब 3-4 महीने के बाद जब चुनाव होने वाले हैं, उसके पहले जब टिकट का जो बंटवारा होगा, पार्टी घोषित करेगी कि वो किसे अपना उम्मीदवार बनाए। हम उस समय तक इंतजार ही करेंगे। हमारी शुभकामनाएं है कि डॉक्टर साहब जैसे लोग, हम सिर्फ डॉक्टर अशरफ अली की बात नहीं करेंगे, हम ये चाहते हैं, हम भी चाहते हैं और पूरा देश चाहता है कि अच्छे लोग
जिस तरह से राजनीति की जो विचारधारा है वो दिन पर दिन गिरती जा रही है, इसमें अच्छे लोग नहीं आएंगे, अच्छे लोगों को आने की जरूरत है। तब हम देश के जो ये लोकतंत्र है, सुंदर लोकतंत्र है, इसे हम बचाने में कामयाब होंगे। कैमरामैन आशीष के साथ कैलाश कश्यप, ATN लाइव।